हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी एक टेस्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप इन वीडियो के माध्यम से खुद को परख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट प्रदान करना होगा, और बूस्ट प्रदान करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। टेस्ट के रूल पिछली वीडियो की भांति है। इस वीडियो में भी 100 MCQ है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से लिए, और ये सभी प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। अतः आपको जब भी 1 से लेकर 1.5 घंटे का समय मिले तभी आप इस वीडियो को देखें और एक बार में ही इस वीडियो को कंप्लीट करें। वीडियो को देखते समय आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जो प्रश्न आपसे नहीं हो या फिर गलत हो उसको नोट करना है, और लास्ट में जाके नेगेटिव मार्किंग करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट। इस टेस्ट का लेवल पिछले टेस्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं टेस्ट के लेवल को थोड़ा बढ़ाता रहूँगा, ताकि हम एग्ज़ाम आते आते हार्ड से हार्ड लेवल तक की भी तैयारी कर सकें और अपना स्कोर देख सकें कि हार्ड लेवल में भी हमारे कितने स्कोर बन रहे हैं। टेस्ट के अंत में सभी अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, ताकि अगली वीडियो में मैं टेस्ट के लेवल को डिसाइड कर सकूँ कि किस प्रकार रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अब जैसे आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे, और इस प्रश्न को स्वयं से पढ़ना है और इसका उत्तर करना है। यदि इसका उत्तर नहीं होगा तो आप स्किप में लिख दें, और यदि इसका उत्तर आपसे गलत हो तो गलत वाले बॉक्स में इसका नंबर लिख दें, और ताकि लास्ट में जाके आप माइनस मार्किंग करके अपना स्कोर देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संकेतक यानी इंडिकेटर का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है? इसमें दे रखा है यूनिवर्सल इंडक्टर, फिनाइलऑफ्थीन और मिथाइल ऑरेंज। देखिए इसका आंसर हो गया फिनाइलऑफ्थीन। इसका आंसर फिनाइलऑफ्थीन। अब देखते हैं क्यों है इसका आंसर फिनाइलऑफ्थीन। फिनाइलऑफ्थीन जो एसिड सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस होता है। तो ये दोनों एसिड में भी और उदासीन में भी कलरलेस है। तो अतः हम पता नहीं लगा सकते कि ये विलयन एसिडिक है या फिर उदासीन विलयन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? पिछली वीडियो में बहुत से बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि आप प्रश्न पढ़ने के बाद एकदम से आंसर कर दे रहे हैं, तो हमें खुद से आंसर करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद रुकूंगा, ताकि आप स्वयं से उसका उत्तर कर सकें। तो प्रोपेन का सूत्र कौन सा होता है? ठीक है, प्रोपेन यानी कि एल्केन्स का एक एल्केन फैमिली का एक सदस्य है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। और प्रोप है, इसमें प्रोप का क्या होता है? 3 होता है। मेथ एथ प्रोप 3 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? C3H6+2 यानी C3H8 हो जाएगा। ये 6 और 2 8, तो C3H8 है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। गति यानी कि मोमेंट को, एनर्जी, पावर या वेलोसिटी को। तो इनमें से किसको बनाया भी नहीं जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम पढ़ा होगा आपने, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा किससे प्रजनन करता है? बाइनरी से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से या मल्टीपल फिजन से? तो हाइड्रा करता है बडिंग से। मेन ये बडिंग से करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन भी बोलते हैं। तो रीजनरेशन अगर आंसर होता, ऑप्शन में रीजनरेशन होता तो उसको भी टिक लगा सकते थे, अगर बडिंग नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं? तो आपको बताया था मैंने कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और मेटल ऑक्साइड में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ठीक है, हमें CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। ठीक है, देखिए C का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का 12 होता है। ठीक है, इसका टोटल द्रव्यमान निकालेंगे CO2 का, तो क्या होगा? 12 + 16 दूनी 32, तो कितना होगा? 48। तो जो जिस तत्व का हमें द्रव्यमान निकालना है, यानी जिस तत्व की हमें मात्रा निकालनी है, वो ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल कितना हो गया? ये 44। और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 27.3% इसमें कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरें।
18 वोल्ट इक्वल टू डैश इंटू 3 ओम। ठीक, तो आपको पता है ये क्या पूछ रहा है, ओम का नियम R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ठीक है, इधर वोल्ट दे रखा है यानी V इधर दे रखा है उसने, V इक्वल टू आर आई हो गया, R इंटू आई। ठीक, तो V उसने दे रखा है 18 वोल्ट। ठीक, और इसने R भी दे रखा है 3 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, 18 बन जाए तो 6 से इंटू करेंगे, 6 एम्पियर से, आई है क्योंकि 6 एम्पियर से, तो 6 एम्पियर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल से जब जाइगोट जाके चिपक जाता है उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एग बनता है। एग ये फ्लैपियन ट्यूब के थ्रू होते होते यूट्रस के पास आता है। तो इसी में जो पहला स्टेप होता है, पहला क्या होता है कि जो ये एग होता है ये फ्यूज होता है स्पर्म सेल से और एग सेल से फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। इसी को जाइगोट बोलते हैं। जब स्पर्म सेल और एग सेल दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, ऐसे करते करते ये यहाँ पे आता है, यूट्रस की वॉल पे चिपक जाता है। ठीक है, और ये कब होता है, 8वें से 9वें दिन में होता है। ठीक, और यहीं पे जाके ये अपना विकास करता है। ठीक, तो जो फीटस, जो ये फीटस यहाँ पे बना था, सॉरी जाइगोट जो यहाँ पे बना था, जाइगोट यहाँ से जब यूट्रस की वॉल पे चिपक गया तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम कहते हैं पावर, शक्ति। P इक्वल टू W/T होता है, यानी कार्य करने की दर को हम बोलते हैं पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। तो कौन से 2 आवर्त हैं जिनमें 8 तत्व मौजूद है। ठीक है, तो पहले देखिए ये याद होना चाहिए 2, 8, 8, ठीक है, 18, 18, 32 और लास्ट वाला होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट लिख देता हूँ। तो पहले में होता है 2, दूसरे में होता है 8, तीसरे, ये पीरियड्स की बात बता रहा हूँ, आवर्त की बता रहा हूँ। पहले आवर्त में 2 होते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, फिर 5वें आवर्त में भी 18। ठीक, फिर छठे आवर्त में 32 होते हैं और जो 7वां आवर्त है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 होते हैं। तो दूसरे और तीसरे में, तो सेकंड और थर्ड, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्रोमोसोम बिल्कुल बीचों बीच होते हैं वो कौन सा स्टेज होता है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा, ये होता है मेटाफेज। ठीक, मेटाफेज। देखिए जब माइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, स्टेप होते हैं। तो जो एक बीच में स्टेप होता है जिसमें जो क्रोमोसोम में बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, ये है जो बीचों बीच है, इसी को बोलते हैं मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई क्या है, मोमेंटम की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो संवेग क्या होता है, P इक्वल टू mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या हो गया kg और वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये किस में, सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टेस्ट में आसान से आसान क्वेश्चन भी और टफ से टफ क्वेश्चन भी, यानी पेपर के लेवल को मेंटेन करके रखा गया है। और पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट से ऊपर है। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और ईजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो रियल का एग्जाम होगा वो भी ऐसे होता है, उसमें भी ईजी क्वेश्चन भी होता है, हार्ड भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या विद्युत सेल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ आपको, W इक्वल टू mgh। ठीक, इसमें सब कुछ दे रखा है, m दे रखा है 20, g दे रखा है 10 लेना है और h भी दे रखा है 2। ठीक है, तो कितना हो गया 400 हो गया इसका आंसर, 400 जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। यानी जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा हमारे पास, पर्याप्त ऑक्सीजन होगा, तब कैसी लॉ उत्पन्न होगी, कैसी फ्लेम निकलेगी, तो ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जलता है तो कैसी, ब्लैक फ्लेम निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन जब जलती है तब कैसी, तभी भी ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो ब्लू हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है। ठीक है,
किसी विलियन का पीएच नीले से लाल हो जा रहा है तो इसका पीएच कितना होगा निम्नलिखित में से। ठीक है, ठीक है, तो नीले से लाल हो जा रहा है तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, अनिल, एक शॉर्ट ट्रिक है अनिल हिंदी मीडियम वालों के लिए। अम्ल क्या कर देगा, नीले को लाल। ठीक है, अम्ल कर देगा नीले को लाल। तो नीला लिटमस लाल हो जा रहा है यानी क्या होगा, वो एसिडिक होगा। एसिडिक इनमें से क्या दिख रहा है, ये 6 वाला पीएच दिख रहा है, बाकी ये न्यूट्रल हो गया और बाकी ये दोनों क्या हो गया, बेसिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि कोई बॉडी है वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है तो क्या उसका चेंज होगा इनमें से। देखिए, जब इधर ये मूव करता रहता है तो इसकी दिशा बदलती रहती है, पहले इस डायरेक्शन में, ठीक, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो इसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, इसकी दिशा बदलती रहती है, आंसर हो गया दिशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम की जगह लेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले टेस्ट में भी किया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको तीनों याद करवा दिया था। देखिए, टेस्ट देने का फायदा तभी है जब आप पिछली गलतियों को सुधारें। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार नहीं हुआ और इस बार भी नहीं हुआ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ टेस्ट देके। ठीक है, टेस्ट देना है, उसके बाद जितनी भी कमियां निकली आपको उन कमियों पे वर्क करना है 1 से 2 दिन तक। ठीक है, उन कमियों को ओवरकम करना है, उसके बाद दूसरा टेस्ट दे, तभी कुछ फ़ायदा भी होगा आपको। ठीक, तो एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका एल्युमिनियम पे क्या लिया, गैलियम लिया था। ठीक है, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम ने लिया था, एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम ने लिया था और एका सिलिकॉन की जगह क्या लिया था, जर्मेनियम ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। ठीक, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर की त्रिज्या में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है, समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी। ठीक है, आई पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ लोगों से ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं। हमें रेडियस दे रखी है, आर दे रखी है, एक वृत्ताकार मार्ग दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और हमें v दे रखा है यानी कि स्पीड दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या t निकाल सकते हैं। t कैसे निकाल सकते हैं, आपको बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा इसमें, 2πr होगा, 2πr होगा क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो 2πr निकाल लेते हैं सबसे पहले, 2 इंटू 22/7 इंटू, और r क्या है यहाँ पे, r दे रखा है 5 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो 2πr हम निकालेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31.4 इंटू 10⁻11। ये आ गया हमारा d, आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं क्योंकि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो स्पीड क्या है, 2.2 इंटू 10⁻6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.27 इंटू 10⁻17। ये 6 नीचे से ऊपर चल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये तो आ गया हमारा t, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें तो i चाहिए। ठीक है, i चाहिए। अब i आपको पता होगा कि करंट क्या होता है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं ना, यानी q/t होता है। t हमें पता है, q भी पता है, q कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, ये रख दिया, 1 कूलम की वैल्यू। और हमारे पास ये t भी आ गया था, t कितना था 14.27 इंटू 10⁻17। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये आ गया, और -3 एम्पियर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिली एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, 1.12 मिली एम्पियर आ गया इसका आंसर, आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन किसकी होगी इनमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तभी होगा, इसमें एक बेसिक सा रूल लगा सकते हैं कि जैसे जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस को खाना पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए उनकी जो आंतें होती है वो लंबी होती है। ठीक है, तो इनमें से ऐसे भी देख सकते हैं, हर्बीवोरस कौन है, कुत्ता तो है नहीं, ठीक है, लोमड़ी है नहीं, टाइगर है नहीं, खरगोश। तो खरगोश
की आंत सबसे लंबी होगी इनमें से। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी किसकी होगी, तो स्पर्म व्हेल होती है। स्पर्म व्हेल की होती है 220 मीटर, इतनी बड़ी होती है उसकी आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन। और ब्लू व्हेल की कितनी होती है, ब्लू व्हेल की होती है 150, ठीक है। ह्यूमन की कितनी होती है, ह्यूमन की होती है, छोटी वाली होती है 7 और बड़ी वाली होती है 1.5, यानी टोटल मिला के 8.5 हो गई, ठीक है, ये हो गया। और रैबिट का पूछ रहा है, तो रैबिट का लगभग 5 मीटर के समथिंग इसकी आंत होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। अगर कोई तरल ले ले, सेम तरल ले लेते हैं और इन सभी प्रक्रिया को करते हैं, तो सबसे धीमी कौन सी प्रक्रिया होगी। तो इनमें से अगर देखें तो सबसे धीमी क्या होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। देखिए, उबालेंगे तो उसको जल्दी उबल जाएगा, बॉइलिंग एक साथ ही हो जाएगा सब। ठंडा करेंगे तो ठंडा भी एक बार में हो जाता है, ठीक। कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन भी हो जाएगा उसका। लेकिन जब उसका वाष्पीकरण करेंगे तो एकदम से थोड़ी ना सब भाप बन के उड़ जाएगा, उसको बनने में टाइम लगेगा। तो सबसे धीरे क्या होगा, वाष्पीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, कोरोजन होता है, जंग लगना, इसी से लोहे की वस्तुओं को डैमेज पहुंचता है। और लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe2, यानी जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये होता है इसका सूत्र। और इसको बचाने के लिए हम इस पर पेंट करते हैं और बाकी गैल्वेनाइजेशन वगैरह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही गलत है। कथन 1, H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। दूसरा कथन है, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 देता है। तो जब आपको अभिक्रिया पता होगी तभी आप इसको कर सकते हैं। जब H2S को जलाते हैं हवा में, ठीक है, H2S को हवा में जलाते हैं, H2S + O2 हवा में जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, ये H2O और SO2 देता है, ठीक। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक। तो इसको बैलेंस करने पे यानी कि पहले देख रहे हैं, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, H2O और SO2 बन रहा है, ठीक। अब जब हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं Fe2O3 का, तब देखते हैं क्या बनता है। तो Fe2SO4 इसका करते हैं, फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट का करते हैं, तो ये बन जाएगा Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है। तो ये बन रहा है, तो Fe2O3 भी बन रहा है, SO2 भी बन रहा है, SO3 भी बन रहा है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न से किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स और ग्रुप्स हैं टेबल में, तो टोटल ग्रुप्स हैं 18 और टोटल पीरियड्स हैं 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो निम्न से टॉर्च को ऑन करने से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक। पटाखे फोड़ने से भी नहीं होगी, एक टॉर्च को ऑन करने से भी नहीं होगा। लेकिन एक पेंडुलम का झूला जब स्थिर है वो, ठीक, या फिर उसको खींच के रखेंगे तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, फिर छोड़ देंगे उसको तो उसमें एक गति आ जाएगी, तो ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो बहुत ईजी है, गति का थर्ड नियम, एक्शन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स की बीमारी किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से, हड्डियाँ मुड़ जाती है जिसमें हड्डियाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो ओम का नियम लगा देते हैं, R = V/I, ठीक है। I निकालना है हमें, I = V/R, V दे रखा है 140 और R दे रखा है 10, कटेगा 14, 14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज नेकेड सीड्स। नग्न बीजी कौन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ा होगा। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं नग्न बीजी, लेकिन इनमें से कौन सा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपने 2 ही एग्जाम्पल पढ़े होंगे, एक तो पाइनस पढ़ा होगा, ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। कूलाम हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो निम्न कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही या गलत है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटियम है। ठीक, तो इनमें से क्या दोनों सही है, यानी कथन ए और कथन दो दोनों सही है, दोनों सही है, कथन ए दोनों सही। आपको ये लैटिन नाम याद होने चाहिए। ठीक, जैसे कि कॉपर का क्या होता है, क्यूप्रम होता है लैटिन नाम। ठीक, Cu से डिनोट करते हैं ना, तो कॉपरम हो गया। गोल्ड का क्या होता है, ऑरम होता है। लेड का होता है प्लम्बम। मरकरी का होता है हाइड्राजीरियम। पोटेशियम का होता है केलियम। सिल्वर का होता है अर्जेंटेनम और सोडियम का होता है नेट्रियम। टिन का होता है स्टेनम। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो ये एल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिक काम कर सकता है। कुछ कंडीशंस दे रखी है नीचे, इनमें से बताना है सबसे अधिक काम कौन कर सकता है। एक उठाया हुआ हथौड़ा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, घूमता हुआ पहिया। तो इनमें सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक, सबसे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वही कर रहा है, W=FS, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बंदूक की गोली करेगी, तो सबसे ज़्यादा काम भी यही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं ज़्यादातर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब हो गए मुक्त अवस्था में। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़ित और दो लगातार विरलीय प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और जो रेयरफैक्शन होते हैं उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और जो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल का, ट्रांसवर्म में क्या होता है, इनके अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, क्रेस्ट और थ्रो होता है। ये उठे हुए रहते हैं जो क्रेस्ट और थ्रो, यहाँ से लेके ये इनकी बीच की दूरी, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जो दो ये होते हैं क्रेस्ट, इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होते हैं, दो कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। दूसरा है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी से नहीं करते, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। पहला वाला तो सही है, जो ये जी है, कैपिटल जी है, यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ये तो हर जगह सेम ही होता है। अब जो थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं न्यूटन का जो नियम है वो केवल प्रयोगशाला में ही है, नहीं ये प्रैक्टिकल भी यूज़ होता है। जैसे रॉकेट को उड़ाना होता है तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। अभी देखा हमने गोली जो बंदूक चल रही है उसमें भी थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक, हर जगह थर्ड लॉ लग रहा है। तो न्यूटन के जो नियम है वो प्रयोगशाला में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा है, यानी ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पिछली वाली वीडियो यानी 10th पार्ट जो मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको 6 की 6 कंडीशन बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ सी वाला पूछ रहा है, जब हम सी पे रखते हैं, सबसे आसान वाला सी पे पूछ रहा है। सी पे रखते तो कैसे सी पे बनता है, जब हम सी पे रखते थे तो सी पे बनता था, सेम साइज का बनता था, उल्टा बनता था, और दर्पण के आगे है तो इसलिए रियल बनता था। ठीक, तो कैसा बन रहा है, समान आकार का बन रहा है, समान आकार का बन रहा है और रियल बन रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्तसारणी की तीसरी अवधि यानी तीसरा पीरियड और 18वें समूह यानी 18वां ग्रुप में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो इसके लिए आपको या तो नोबेल गैस की जो वो ग्रुप है उसी को याद होना चाहिए जो ग्रुप है, या फिर आपको अपने माइंड में पीरियोडिक टेबल इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक, तो यदि देखें 18th ग्रुप यानी जो नोबेल गैस का ग्रुप होता है, ये 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब होते हैं। तो तीसरे पीरियड में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें क्या है, आर्गन है। ठीक, आर्गन हो गया हमारा राइट आंसर, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2.0 D की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई बताइए। मतलब लेंस कौन सा है और इसकी फोकल लंबाई बतानी है। तो
किसकी पावर होती है, उत्तल लेंस जो होती है, उत्तल लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें, यानी जो पावर का फॉर्मूला होता है P=1/f, जबकि f क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर f का निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा, F=1/p, p की वैल्यू इधर की 1/2, यानी 1/2 यानी 0.5। तो आंसर क्या हो गया, उत्तल लेंस, और 0.5 इसकी मीटर क्या हो गया, इसकी फोकल लेंथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होगी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट किस प्रकार अरेंज किए गए हैं। ठीक, तो ये किस प्रकार किए गए हैं, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है तो यही है ना परिभाषा, कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में किस समूह में रखा गया है, एम्फीबियन। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी जो जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर और उसके मध्य 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम लगा देंगे, R=V/I। प्रतिरोधी पूछ रहा है, विभवांतर 2 दे रखा है और धारा दे रखी 1, यानी आंसर क्या आ गया, 2 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो जो गर्ल्स में पीरियड्स होती है, पीरियड्स के दौरान क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है, जैसे अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वहाँ एग जो 8वें या 9वें दिन आके यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। तो क्या करता है, हर महीने जो यूट्रस की वॉल होती है ना, अपने आप को तैयार करती है इस प्रोसेस के लिए। ठीक, पर जब स्पर्म ना मिलने के कारण वो टूटने लग जाती है। ठीक, हर महीने यही होता है, इसी को बोलते हैं पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो गया, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किस रूप में ऊर्जा लेते हैं, उसे तो लेते हैं एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्लाइकोजन। यानी एटीपी के फॉर्म में भी लेते हैं, लेकिन कुछ जो ऊर्जा, यहाँ पे वही बात करें, जो कुछ ऊर्जा लेते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी बैंड को हमने खींच के रख रखा है, तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के पर निर्भर करती है। जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करेगी, वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और वेग पे। हाँ, द्रव्यमान और वेग पे। क्या होता है, हाफ mv² होता है, mv²। K=12 mv², यानी द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुतों को दिक्कत आएगी। ठीक, इसे देखते हैं कैसे। दे रखा है m बराबर कितना दे रखा है, 40 kg। ठीक, और हमें t दे रखा है 10 सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं कि टोटल लोग कितना चढ़ लेते हैं। जैसे 10 सेकंड में 50 चढ़ता है, 50 सीढ़ी चढ़ता है, और एक सीढ़ी की लेंथ है 15, तो टोटल वो कितनी हाइट चढ़ेगा, 15 × 50 यानी 75 750। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं तो 7.5 मीटर हो गया, 7.5 मीटर। ठीक है, तो हमारे पे लंबाई आ गई, टोटल लेंथ आ गई, द्रव्यमान है 40 है, टोटल लेंथ आ गई हमारे पास, यानी टोटल लेंथ बोलिए ऊंचाई हो गई, जो टोटल ऊंचाई को कवर कर रहा है वो कितनी हो गई, 7.5। और टाइम भी मिल गया हमें, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक, अब आपको पता होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी W=mgh, W=mgh लगाते हैं यहाँ पे, तो W=mgh लगाते हैं, तो M कितना हो गया 40, G कितना हो गया 10, और H कितना हो गया, H आ गया 7.5। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 3000, 3000। W कितना आ गया, W बराबर हो गया 3000। ठीक,
3000 हो गया। और हमको पता है कि P बराबर होता है W/T, ठीक है, P बराबर W/T। W है 3000 और T है 10, इसे काटेंगे तो 300 आ गया, 300 वाट आ गया इसका आंसर, 300 वाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब वो वस्तु चला ही नहीं, ठीक, जब वो वस्तु चलेगा ही नहीं तो वो विस्थापन क्या करेगा, 0 करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी विस्थापन के लिए वस्तु को चलना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक, तो वो कौन सा धातु है। देखिए, पोटेशियम को काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको काटा जा सकता है चाकू से, ठीक, ये 3 जो धातु इनको चाकू से काटा जा सकता है, आप याद कर लीजिए, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। इसमें से एल्यूमिनियम इसको चाकू से नहीं काट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो कौन सा होता है, ZnO होता है। ZnO और Al2O3 ये 2 होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, यानी जो पैड लगे होते हैं ना गाड़ी के, ये टायर में जो पैड लगे होते हैं जिसे दबाने पे वो चिपक जाते हैं टायर से और टायर को कुछ दूरी के बाद वो रोक देते हैं, तो जो उसी को ब्रेकिंग पैड बोल रहे हैं। ब्रेकिंग पैड के गुण का उपयोग किया जाता है कौन से, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन लगता है, यानी कि घर्षण का सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलता है, वहाँ पे घर्षण लगता है। अगर घर्षण नहीं लगता तो वो कार कभी रुकती ही नहीं, तो पॉजिटिव घर्षण लग रहा है उस पर टायर पे, इसी कारण वो गाड़ी रुक रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं पावर पे टिक लगा के, लेकिन ये क्षमता पूछ रहा है, कैपेसिटी। ठीक, काम, एक तो काम करने की दर होती है, काम करने की दर यानी W/T, ये दर होगी, और एक होती है काम करने की क्षमता, तो क्षमता क्या होती है, एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो गया, एनर्जी। अगर यही कार्य करने की दर पूछता तो दर में क्या होता है, पावर, पर यहाँ पे क्षमता पूछ रहा है, कैपेसिटी, तो हो गया एनर्जी। ओके, बल के समीकरण में F किसके बराबर है, जो बल का समीकरण है उसमें F किसके बराबर है, यानी F किसके बराबर होता है, F = m में, सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। और यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने एक मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो वोल्टेज को बना के रखता है, कौन है वो, सेल है। परिपथ में बैटरी होती है जो सिरों के बीच में विभवांतर बना के रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। यदि हम दो या 2 से अधिक एलिमेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में जो पावर की यूनिट किस में यूज़ की जाती है, वाट्स में की जाती है, वाट में, ठीक, वाट में। और जो कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होती है। तो अगर यहाँ पे किलोवाट आवर होता तो हम उस पर टिक लगा सकते थे, पर किलोवाट आवर नहीं है तो हम वाट पे लगा सकते हैं टिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक, ये पिछले टेस्ट में भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था। ठीक, तो किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। ठीक है, बीचों बीच होता है, ये फूल के बीचों बीच होता है मादा प्रजनन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो ध्वनि क्या, एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को हमेशा गमन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। तो ध्वनि क्या वैक्यूम में जा सकती है, वैक्यूम मतलब कि कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो ध्वनि की कहाँ से नहीं गुजर सकती, वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में किस में मौजूद होता है। तो CHO जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, वो लगाते हैं हम एल्डिहाइड के लिए। ठीक, कार्बोक्सी के लिए लगाते हैं COOH। ठीक, एल्कोहल के लिए लगाते हैं OH। ओके, और भी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। n का मान बताइए। ठीक, यानी इसकी पहले गतिज ऊर्जा थी, मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, इसकी थी 12 mv²।
ठीक है, mv1² मान लेते हैं। और e2 बाद में क्या हो गया, हाफ जो इसकी इसका वेग है, जो वेग क्या हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, तो वेग गुना 2 गुना हो रहा है, m2v² हो जाएगा। और 2 इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का कितना होगा 4v², तो 4 गुना बढ़ जाएगा, कितना 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, 2 गुना करने पे कितना हो जा रहा है 4 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या F9, P15, क्लोरीन 17 और आर्गन 18 है। निम्न में से किन 2 तत्वों रासायनिक गुणधर्म समान होंगे? इनमें से किन 2 तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे? ठीक, तो आपको पता है क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, हेलोजन है ये दोनों, तो इनके गुणधर्म कैसे होंगे, समान होंगे। 17 नंबर के ग्रुप में होते हैं ना हेलोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन और फ्लोरीन समान होंगे, हमारा ये हो गया आंसर, क्लोरीन फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं, रेडियो एक्टिव मटेरियल इनमें से नहीं है। ठीक, थोरियम तो होता है, प्लूटोनियम होता है, लेकिन टाइटेनियम नहीं होता है। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। ठीक, एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए एटॉमिक नंबर और एक चाहिए एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, एटॉमिक मास कितना होता है 14। ठीक, तो अगर हम 14 में से 7 हटा दें, प्रोटॉनों की संख्या ये, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा 7, तो आंसर क्या हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह नियम कौन सा दर्शाता है? गति का तीसरा नियम है, जो एक्शन रिएक्शन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ओके, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि v इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा, जहाँ पे v क्या होता है चाल होती है, वेलोसिटी, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक, तो इसमें हमें न्यू दे रखा है फ्रीक्वेंसी, पर इसको हम SI में चेंज करेंगे, किलो हर्ट्ज में दे रखा है तो हर्ट्ज में करेंगे, 10⁻, यानी 1000 से गुना कर देंगे, हर्ट्ज में आ जाएगा। और लैम्डा दे रखा है 40, इसको मीटर में करते हैं, यानी कि इसे कर देंगे 100 से डिवाइड। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ गई 1600। ठीक, 1600 आ गई इसकी वैल्यू, v की 1600 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1600 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं यहाँ पे ध्वनि द्वारा 3.2 किलोमीटर में तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 3.2 किलोमीटर, इसको हम कर देते हैं मीटर में, तो 3200 हो जाएगा। ठीक, अपॉन स्पीड क्या है इसकी, चाल कितनी है, तो चाल अभी हमने निकाला 1600 मीटर पर सेकेंड, इसको काटेंगे कितनी बार में कट गया 2 बार में, यानी कि आंसर क्या आ गया 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण के बीच की में रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे भी होते हैं, रिक्त स्थान भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, लेकिन ये स्थिर अवस्था में नहीं रहते बल्कि गति अवस्था में रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आधार यानी मेलेबल है? तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, गोल्ड होती है, AU, पर गोल्ड है नहीं, तो गोल्ड की बात क्या होती है, सिल्वर हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है इनमें से, फॉलोइंग इनमें से। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अगर नहीं होगा तब नहीं कर पाओगे। तो इनमें से सबसे ऊपर क्या है, इन सब में से सबसे ऊपर होता है कैल्शियम। ठीक है, काशीनाथ का माली, ठीक है, ये ट्रिक होती है जिसकी याद करने की। तो सबसे ऊपर है कैल्शियम, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण में प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो किस हार्मोन के कारण वो प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं? ठीक, तो ये होता है ऑक्सीन हार्मोन के कारण। ऑक्सीन हार्मोन के कारण वो जो पौधे हैं प्रकाश की तरफ बैंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा? इजी क्वेश्चन है, चंद्रमा पे 300 है, ठीक है, 1/6 होता है चंद्रमा पे, तो यहाँ पे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1800 न्यूटन। 1800 न्यूटन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है?
तो विद्युत के प्रवाह को मापना है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए क्या लाया जाता है, अमीटर को, अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, और मीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। उसका प्रतिरोध कैसे लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं इसका प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम होता है। तो जहाँ पे क्रोमेटिस संलग्न होते हैं यानी लगे होते हैं, चिपकते हैं एक दूसरे से, उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक, जहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों जहाँ पे अटैच्ड हो रहे हैं, यहाँ पे संलग्न हो रहे हैं यानी चिपक रहे हैं, उसी को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेंट्रोमेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक, देखिए ये कोई मिरर मान लेते हैं, कोई कोण है, इंसिडेंट रे आई, इसने इसके साथ कितना बना है, 20 डिग्री का। ठीक, और फिर इसे टकरा के वापस चलेगी, और फिर जब आपको पता होगा कि जब ये 20 का बना है तो ये भी 20 का बनेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, ये पूछ रहा है वो। ठीक, तो ये 20 है, ये 20 है, ये 40 हो गए, और एक सिंगल लाइन्स पे कितना बनता है, 180 का बनता है। तो 180 में से 40 गया तो कितना बचा, 40। ये कितने का बनेगा, 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले होता है म्यूटेशन, फिर होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फिर होता है नेचुरल सिलेक्शन, फिर होता है इवोल्यूशन, यानी ABCD। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। यानी कि हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या चेंजेस होंगे। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो बिल्कुल सही है। यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा तो कम हो जाएगी जब ऊपर से नीचे गिराएंगे। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ जाएगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिक्रिया है कोई, इसमें से क्या हो रहा है कि SnCl2 रिड्यूस हो रहा है, SnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, या AgCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, या Ag2Cl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया आनी चाहिए और पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस अभिक्रिया में, तो SnCl2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, SnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही इतनी लंबी हो गई है। अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखना है आपका, तो जो हमारी सीरीज चल रही है वंदरवा की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ठीक, नोबेल गैस जो 18th ग्रुप है नोबेल गैस, इनमें से कौन सी नहीं है। 6 नोबेल गैस है नेचुरल वाली। ठीक है, रेडॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन कोई नोबेल गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में पाई और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। ठीक, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे तो एक पाई और एक सिग्मा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड होता ही है। उसके साथ साथ सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे C6H6 होता है ना इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मूला तो इसमें देखेंगे तो 3 तो क्या है, डबल बॉन्ड, तो 3 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, और इन तीनों के 3 क्या होंगे, यहाँ पे होंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा ये होंगे। अब हाइड्रोजन के साथ जो इन्होंने 6 ये बना रखे, 6 3 9, और बाकी जो कार्बन है उनके साथ भी बनाएंगे ये। ठीक है, 3 और 6 9 और 3 12, तो टोटल 12 तो होंगे सिग्मा बॉन्ड, 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड, और 3 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। ठीक, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मेटल कार्बोनेट की जब हम एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब हम मेटल कार्बोनेट की जब एसिड से क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 है। ठीक है, बिल्कुल सही। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचा और उछल सकता है। अगर वो यहाँ पृथ्वी 1.5 मीटर उछल रहा है
तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो यहाँ से कितना 1/6 है, तो मतलब कि 6 गुना ज़्यादा उछल पाएगा वहाँ पे। तो 15 का 6 गुना कितना, 15 छिंग 90, 90 यानी 9.0, 9.0 यानी 9 मीटर उछल सकता है वो, 9 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेटर हैज रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इंसुलेटर में जो प्रतिरोधकता कितनी होती है, क्या होता है उसका रेंज, क्या होता है इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में आप देखोगे तो इसका होता है 10⁻12 ओम से लेके, ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम तक, इतना होता है इंसुलेटर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 0 होती है, 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है हीरे के सबसे बाहरी जो कक्षा होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होते हीरे में। ठीक, इसलिए वो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन ये इंसुलेटर है। हीरा क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा में किस प्रकार का एलैंगिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें होता है बाइनरी फिजन। जो अमीबा होता है वो 2 टुकड़े में टूट जाता है पहले, ठीक, फिर इससे एक बनता है, इससे एक बनता है, तो इसका आंसर हो गया बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल यानी बाइंड फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाइंड फोर्स दिया था, ये तो बहुत इजी है, आर्किमिडीज ने दिया था, और सबसे पहले उन्होंने राजा के मुकुट की शुद्धता की जांच की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का इलाज, जो एसिडिटी होती है पेट में, उसके इलाज के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। एसिडिटी के लिए क्या करते हैं, एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है, यानी जिसमें जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर है, और ठीक, परावर्तक सतह अंदर की ओर है और बाहर की तरफ क्या होगा, पॉलिश होगा, अंदर की साइड से क्या आएंगे, रिफ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, कॉनकेव, केव बना हुआ है, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायबराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसे लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो डायबराइनर के 3 त्रिक होते हैं, अभी तक आपको याद हो गए होंगे, मैंने हर वीडियो में उसको इंक्लूड किया है, तो एक बार देख लेते हैं डायबराइनर के 3 त्रिक। ठीक, पहला होता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक, तो लिथियम सोडियम के साथ क्या है, पोटेशियम, इसमें से बता लिथियम सोडियम, और जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, तो क्या हो गया, पोटेशियम हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 D है तो यह लेंस क्या है। अब प्लस में है इसकी पावर, प्लस वाली किसकी होती है, उत्तल लेंस की। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागण का कारक नहीं है, यानी कि पॉलिनेशन की बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे होते हैं, जैसे विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू, लेकिन प्लांट के थ्रू नहीं होता। इनको प्लांट थोड़ी ना लेके जाएगा पोलेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऊतक होती है, आपने पढ़ा हुआ टिश्यू में कॉलेन कायमा के बारे में। कॉलेन कायमा क्या होती है, तो जीवित होती है, ठीक, और लंबी होती है, और कोनों पर कैसी होती है, अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो ये हो गया कॉलेन कायमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरन कायमा, तो एरन कायमा में क्या हवा भरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो इसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, वो जब प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इसके साथ साथ 6H2O भी बनता है, NCERT में 6H2O भी दिखा है, यानी जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है, सरफेस फिनोमेना है, इनमें से कौन सी है। तो इनमें से है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की घटना क्या होती है, सतही घटना होती है। ठीक है, टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन की दर बढ़ती है, और विंड की स्पीड पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विंड की स्पीड ज़्यादा तेज होगी तभी, और ह्यूमिडिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में तो इवापोरेशन कम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी किसके अनुरूप वृद्धि होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, Ke = ½ mv²।
mv², यानी m बढ़ेगा तभी भी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, v बढ़ेगा तभी भी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं, द्रव्यमान से भी बढ़ सकता है और समय है नहीं तो द्रव्यमान पे हम लगा सकते हैं। और ये v फॉर वेग है, स्पीड नहीं है, ये v फॉर वेग मतलब कि वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी होना था, स्पीड और वेलोसिटी अलग चीज़ होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं, एक संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक, जब हम दो को समांतर में जोड़ रहे हैं यानी 1/10 + 1/10, तो ये क्या हो गया, 2/10 हो गया, 2/10। जब इसको पलट देंगे तो ये क्या हो गया, 5 ओम आ गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। अब इस 5 ओम को हम जोड़ देंगे इसके साथ, 10 के साथ, तीसरे के साथ, और सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीरीज में जुड़ जाता है 10 और 5 15 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। अब क्वेश्चन में तो उसने सीरीज नहीं लिख रखा है कहीं पे भी सीरीज, लेकिन आपको आंसर देखेंगे कि अगर सीरीज में नहीं दे के रखता, पैरेलल अगर देता तो उसमें आंसर ही नहीं आता कोई भी, तो सीरीज में ही दे रखा हुआ यानी 10 और 5 15, जो कि आंसर में भी हमारे 15 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट गूंज यानी एको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक, इस प्रश्न के साथ इस टेस्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसमें जो टेस्ट का लेवल है उसको मैं समझ पाऊं कि क्या रखना है, और ये सब आपके कमेंट पे डिसाइड होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हूं और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे वन दरोगा से रिलेटेड बहुत सारी मॉक टेस्ट करवाई जाती है और डेली वीडियो डाली जाती है। ठीक है, 30 डेज बच गए हैं आपके एग्जाम के लिए। 30 डेज में आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना होगा। आपको अपने दोस्त को एक टेस्ट की तरह चैलेंज कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।